हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज थी 25 दिसंबर 2022। 25 दिसंबर 2022 भाई 25 दिसंबर 2022 का एक डाटा है, एक पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। भाई साहब, 24 दिसंबर 2022 को जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। और अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं एसएससी जीडी के। तो इसमें से 101% चांस रहेगा कि आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर है? क्योंकि ये भारत के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को काया ही पलट दी भारत की। कैसे? चलो जी बात करते हैं। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर आज नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मेरा चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी। क्लियर है भाई? चलो जी बात करते हैं। ये है जी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े हैं जिनके बारे में कुछ बताना तो भाई कहना भी बहुत बड़ी बात है कि इनके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं भारत के लिए। वो काम करके दिखाया जो किसी ने भी नहीं किया। भारत को परमाणु शक्ति में भाई इन्हीं की राजनीति थी कि भारत को परमाणु बम मिला। और आज भारत परमाणु बम की बात करूं ना, किसी भी देश से अब डरता नहीं है। चीन जैसा देश है ना, वो भी पीछे भागा है। जैसा अरुणाचल प्रदेश में तवांग में तो मार कर भगाया ना। अक्साइन चीन, पता है हम किसकी वजह से हार गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। अक्साइन चीन का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा चीन के हाथ में चला गया। और गलती से अगर ये शख्स उस टाइम होते ना तो ये जूता बजा दे चीन में कहा बजा दे, जूता बजा देते। ये बहुत खतरनाक आदमी है। चलो जी इनकी बात करते हैं। इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर। इनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ। 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश। कहां पर हुआ भैया? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर, ठीक है भैया। पहले 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए। इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को हुआ। कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। और किस जगह हुआ? ग्वालियर में। आगे मैं बात करना चाहूंगा इनका जो राजनीतिक कैरियर है सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है। तो इनका राजनीतिक वो चालू हुआ था 1954 में। 1954 में ये बने थे सांसद। क्या बने थे? सांसद बने थे। कहां से? गोंडा जिले से। गोंडा जिला से क्या बने थे? सांसद बने थे पहली बार। क्लियर है भाई? सांसद का इन्होंने चुनाव जीता 1954 ईस्वी में पहली बार। गोंडा जिले से। कौन सी जगह से जीते? बलरामपुर। कहां से? बलरामपुर से। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज। और ये कहां पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है, गोंडा जिला। क्लियर है भैया? ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीका से। पहला राजनीतिक पहल जो हुई थी इनकी लाइफ में, सबसे पहला चुनाव कहां का जीते थे ये? सबसे पहला चुनाव जीते थे बलरामपुर, गोंडा जिले का है, यूपी में से। सांसद बने थे 1954 में। कहां जन्म हुआ इनका? ग्वालियर में। किस जगह हुआ? किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 1924 में। अगर तिथि पूछता तो 25 दिसंबर 1924 में। चलो जी और चीजें इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने ना दीनदयाल जी की मृत्यु हुई 1968 में। ये पहले बीजेपी में नहीं थे। ये जनसंघ नाम के एक वो थी, पार्टी थी, उसमें थे। किसमें? जनसंघ नाम की एक पार्टी थी, उसमें क्या थे? उस पार्टी में थे। बाद में जनसंघ पार्टी ही बीजेपी में बदल गई थी। सन 1968 में भाई, सन 1968 में एक मृत्यु हो गई। किनकी? सन 1968 में मृत्यु हुई दीनदयाल उपाध्याय जी की। किनकी? दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हुई 1968 में। जब 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु होगी, जो जनसंघ पार्टी में थे उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जब ये मृत्यु हो गई तो इन्हें बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये पहली बार हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें क्या बनाया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में सन 1968 के बाद वो 1977 में। किसमें? 1977
क्या में सन 1977 में। भाई देखो यहाँ से जनसंघ बन गया, चीज़ों को समझना। देखो जनसंघ में पार्टी में अध्यक्ष कब बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बने थे, सन 1968 में बने। किस कारण से बने, दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हो गई, उस कारण से ये क्या बने, हमारे वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1900 इसके बाद की जो मेन घटना घटी 1977 में घटी, उस 77 से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1977 में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, क्या बनी थी, गैर कांग्रेस सरकार, गैर कांग्रेस सरकार। यहां पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 1977 में गैर कांग्रेस सरकार जब बनी तो उसके जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारी देसाई। कौन बने थे, मोरारी जी देसाई। याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी, 1977 में बनी थी। किसने बनाई थी, मोरारी जी देसाई ने बनाई थी। कब, किसने बनाई थी, 1977 में। गैर कांग्रेस सरकार कब बनी, मोरारी जी देसाई ने बनाई थी। क्लियर है भाई साहब। उसके बाद में ये चीज आपको यहां तक याद रहेंगी। भाई देखना, जनसंघ में अध्यक्ष कब बने थे, 1968 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 1977 में गैर कांग्रेस सरकार आई थी पहली बार, किसने बनाई थी, मोरारी जी देसाई ने। क्लियर है भैया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में एक दो चीजें और देख ले रहे हैं आगे। इनके बारे में योगी जी क्या हमारे बीजेपी जी के जो बीज वो हैं, इन्हीं के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और इनके बारे में थोड़ी सी बातें और बताता हूं। भाई साहब, अब जब गैर कांग्रेस सरकार बनी तो इसे 1977 में बनाए गए विदेश मंत्री। कौन बनाए गए, विदेश मंत्री। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1977 में ही ये बने विदेश मंत्री। कौन बने, विदेश मंत्री। भाई साहब यहां से क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है। विदेश मंत्री, जो विदेश मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री का दौरा हुआ तो ये यूएनओ की बैठक में गए। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बैठक जो होती है, यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ा संघ है विश्व का, जो विश्व में शांति बनाए रखता है। यूएनओ के ऊपर बहुत सारी एक वीडियो बनाऊंगा। यूएनओ में तो बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा है इस समय, बहुत तगड़ा लफड़ा चल रहा है, क्योंकि कई देशों ने प्रस्ताव कर दिया है कि भारत को 2G पावर दे दो, वीटो पावर दे दो, वीटो पावर भारत को प्रोवाइड कर दो। पर वो है ना चीन, जो तुम्हारा कमीना चीन कर रहा है कुचर नहीं, वीटो पावर तो मिल जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से उस टाइम वीटो पावर नहीं मिली थी, याद रखना। पता है क्यों, पंडित जवाहरलाल नेहरू पता है जब देश आजाद हुआ तो क्या कहते, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। वो कह रहे थे कि चीन जो है, चीन डेवलप हो, हमारा देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो डेवलप्ड होने चाहिए। अगर वो डेवलप्ड होंगे तो हम भी डेवलप होंगे। उनकी वो सोचती, वो बनना चाह रहे थे यूएनओ के अध्यक्ष। वो सोच रहे थे मैं शांति प्रिय राजा टाइप का बना रहा हूं तो मैं यूएनओ को अध्यक्ष बन जाऊंगा। पर उनके सपने पर सबका फिर को पानी चीन ने कर दी अड़बंगा खड़ा। चीन ने अड़बंगा खड़ा कर दिया। 1962 में युद्ध करके शांति प्रिय भी अशांति में बदल गई। यूएनओ का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और नहीं भाई साहब, अगर मैंने कहा ना कि अगर प्रधानमंत्री ये होते उस टाइम तो चीन का और इंडिया का युद्ध ही नहीं होता। जैसा कारगिल हमने थप्पड़ मार के जीत लिया हो ना, कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 का, इन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ, थप्पड़ मार के जीत लिया पाकिस्तान से। ऐसे ही अक्साइन चीन जो छीन के ले गया ना, चीन हमसे 1962 वाले युद्ध में औकात नहीं जो छीन ले जाता। अगर ये होते तो थप्पड़ बजाते और छीन के ले आते। यूएनओ की बैठक में सबसे पहले, यहां से देखते हैं भाई क्वेश्चन पे आओ, सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए। भाई वह कौन सा नेता है जिसने यूएनओ की बैठक में हिंदी में भाषण दिए थे, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ की जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन, वहां सब इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में बात करते हैं, वहां पर इन्होंने शुद्ध हिंदी में भाषण दिए थे। ये पहले नेता थे जो विदेश में जाकर हिंदी में इन्होंने भाषण दिए, याद रखना। क्लियर। अब मैं बताता हूं इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल। ये भाई साहब ये टोटल 3 बार प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने भारत के। बहुत बड़ा काम किया, 3 बार प्रधानमंत्री बने और तीनों बार प्रधानमंत्री बनने में इन्होंने कुछ ना कुछ रायता ही फैलाया। पहले प्रधानमंत्री कब बने, 1996 में। 1996 में बने ये, मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री, याद रखना। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं प्रधानमंत्री का है, क्योंकि ये मात्र 13 दिन के प्रधानमंत्री बने 1996 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बने ये 1998 में। 1998 में प्रधानमंत्री बने।
1998 में प्रधानमंत्री 13 महीना के बने भाई। कितने महीना के बने? 13 महीना के प्रधानमंत्री बने। इस 13 महीना के प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने 1999 में इन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल संभाल लिया। कैसे? मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक और लखन। अब लखन दिखाता हूं। देखो यहां से क्या बनेगा, विदेश मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी को कौन सा पद था? विदेश मंत्री का पद था। यूएनओ की बैठक में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया? इन्हीं महान विभूति ने दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यकाल 3 बार का कार्यकाल है। 1996 में 13 महीना, 1998 में 14 महीना और सन 1999 में देखो पूर्ण सरकार आ गई भाई। 1999 में तो इन्होंने पूर्ण सरकार आ गई और पूरा कार्य वो करा था, इन्होंने राज किया था। 3 बार प्रधानमंत्री बने, 1996 में 13 दिन में, 1998 में 13 महीना और 99 में भाई पूरे 5 साल। देखो जी, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम और एक लखन। भाई ये दोनों जोड़ी तो खतरनाक जोड़ी। ऐसी जोड़ी अगर किसी देश में 2-4 हो ना तो काम 35 है। पूछो कैसे? बड़े खतरनाक आदमी। आज की जोड़ी देखो, अमित शाह और मोदी जी, खतरनाक आदमी है दोनों। अमित शाह और मोदी जी दोनों ही खतरनाक आदमी है। वैसा तो मोदी सरकार में जितने भी उच्च मंत्री परिषद है ना, बहुत बहुत हार्ड लेवल का है। रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री तो भाई सीधा कहते हैं तेल दो। चीनी तवांग पे और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा लफड़ा हुआ। अब तो भाई साहब किसी की सुनवाई नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा गलत है जी, गलत है तो आर्मी को छूट है, पेल दो। भाई साहब अब तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सीधी छूट दे रखी है। बीआरओ को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो रोडों का काम करती है ना। पहले पता है जो ये चीन है ना, अक्साई चीन पर चढ़ गया, तवांग पर चढ़ गया, अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ गया। पहले क्या था कि पहले हमने बॉर्डर पर सड़क ना बना रखी। हम पहले क्या डरते थे, पहले के नेता और पहले के लोग क्या डरते थे, अगर बॉर्डर पर रोड बना दिया ना, हमने बॉर्डर पर रोड बना दिया तो ये चीनी जो घुस जाएंगे या रोड से या रोड के रास्ते ही भीतर आ जाएंगे हमारे पास और हमें मारेंगे। ये डर था। पर अब क्या है, अब तो डर है ही ना उन्होंने कि जो मुझे एक थप्पड़ दिखाएगा मैं 4 लाख 4 घूसा फ्री में मारूंगा। आज की सरकार तो ये कहने वाली है जी, क्लियर। और अब तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कह रखा है कि जो जितना बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर जितनी लाइन बनाई जाए हमें बनाओ। पंगे गलवान घाटी का लफड़ा क्यों हुआ? रोड को लेकर हुआ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग पर लफड़ा जो हो रहा है वो रोड को लेकर हो रहा है। भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है मानेंगे ना, रोड होंगे और हर जगह बॉर्डर के। अगर मेरे भारत का नक्शा पे ये नक्शा है तो यहाँ पे चौकी बनाऊंगा यहाँ पे, और इस चौकी को किससे जोड़ूंगा? रोड से जोड़ूंगा। जिस पे औकात है वो रोक लो। अब जो रोकने को आएगा वो आप पेल देंगे। और भाई साहब ये तो पेल दे में, अब इंडियन आर्मी तो पेल दे। सोचे ना, मारो सालों को, कोई दिक्कत नहीं, पेल दो सालों को, खत्म करो। बहुत ज्यादा नीति फैला रखी है चीनी ने। हिंदी चीनी भाई भाई, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गंदे से वर्ड बोल गए वो आज तक दुखिया रहे हम तो। चलो, मेरे दो अनमोल रतन, ये मेरे दो अनमोल रतन है। ये हैं तुम्हारे, इन्हें तो तुम जाने ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। और दूसरे जो हैं अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अग्नि 5 का इन्होंने अग्नि 5 का जो अग्नि सीरीज है वो इनका श्रेय नहीं हो जाता। अग्नि 5 जो कल परसों ड्रामा भयंकर मिसाइल बना दी जिससे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड परेशान है, वो इन्हीं की देन है बेचारे इनकी। और वो अग्नि 5 बनी कैसे भाई? वो इन दोनों की देन है। क्योंकि सन 1998 में 13 महीना की जो सरकार आई ना, 13 महीना की, इस शख्स को पता था कि मैं ज्यादा दिन सत्ता में रुकूंगा नहीं, क्योंकि रायते इतनी फैल रही वाकन। इनको पता था कि 1998 में 13 महीना के जब प्रधानमंत्री बने तो इन्हें पता था कि भाई होना कुछ नहीं है देश का, मैं ज्यादा दिन सत्ता में रहूंगा नहीं, मुझे हटाई देंगे पद से। इन्होंने क्या करा, इन दोनों जुड़वा भैयन ने मिलकर ना यूं कह दी अब तो कुछ ऐसा कर जाओ 98 में कि 99 में अपने आप ही अपनी सरकार आ जाए। तो इन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया। भारत के पास 1998 से पहले परमाणु परीक्षण के बाद में लाफिंग बुद्धा, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो सिद्ध भी नहीं कर सकते थे कि परमाणु संपन्न देश भारत है। पर 1998 में पोखरण राजस्थान में परमाणु बम का धड़ाधड़ 3-4 प्रयोग करवा के इस व्यक्ति ने भारत को वो उपलब्धि दे दी कि भारत भी क्या है, परमाणु बम बनाने में तुम्हारा फूफा है। विश्व से कह दे कि हम ना तुम्हारे चाचा हैं परमाणु बम बनाने में। किसने कहा भाई? इस शख्स ने दिन रात मेहनत करी। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न है दोनों, ये भारत रत्न है ये भी और ये भी। भाई दोनों ने इतनी मेहनत करी कि सन 1998 में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया और पोखरण राजस्थान में भारत को परमाणु शक्ति से क्या कर दिया, लैस कर दिया। क्लियर है भाई? ये चीज तुम्हें याद रहेगी, बहुत बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद सन 1999 में शक्ति, 1999 में क्या हुआ देखो, ये पोखरण वाले, पोखरण में जो बम परीक्षण किया था 1998 का, ऐसा ऐसा विस्फोट करे कि भाई परमाणु संपन्न। ये रहे अपने अब्दुल कलाम जी, ये रहे
ये रे दिखाता हूँ तुम्हें अपने अब्दुल कलाम जी को, देखो पहचानो अब्दुल कलाम जी कहाँ है। ऐसे आदमी तो अंधेरे में भी पहचानना होना चाहिए भैया। ये रे हमारे अब्दुल कलाम जी, ये रे कहाँ है, ये रे, अरे भाई ये थोड़ा सा अभी देखन दो, हाँ ये रहे। चलो अब्दुल कलाम जी की बात करो, अब्दुल कलाम जी कहाँ आपने, अब्दुल कलाम जी भैया ये रहे अपने अब्दुल कलाम जी, यार बड़े खतरनाक आदमी है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों जुड़वा खतरनाक, धुआं ही धाड़ हुआ, धुआं धाड़। 2 मिनट में पूरे पोखरण में बम्बी बम्ब फोड़ दिए, धाई धा सिद्ध हो गया कि 1998 भैया परमाणु लेस देश बन गया भारत अपना। चलो जी अब इस बात को छोड़ो, हम आते हैं पॉइंट पर, जो पॉइंट की बात है पॉइंट की बात करते हैं। कुछ पॉइंट और हैं इनके बारे में। 1999 की कारगिल युद्ध हुआ भाई, 1999 में ये बन गए प्रधानमंत्री, 1999 में हो गया कारगिल युद्ध। अब भैया मैंने बताई ना खतरनाक आदमी अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े खतरनाक है। इनने कही जो पेल रहा तुम उसे पेलो, बात खत्म, युद्ध को विराम मत दो, जब तक ये भागेगा नहीं डरेगा नहीं, जब तक मारो, कहने को जब तक टूटेगा नहीं, जब तक मानेगा नहीं। इन्होंने कारगिल युद्ध कराया। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता। तो कारगिल युद्ध कारगिल युद्ध किनके कार्यकाल में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ, जिसे किस नाम से वो उसे जाना जाता ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता। भाई क्वेश्चन आ चुका है, ऑपरेशन विजय किससे संबंध रखता है, तो कारगिल के युद्ध से संबंध रखता है। कब रखा गया था, 1999 में ये युद्ध करा था। क्लियर है भाई साहब। उसके बाद में अब मैं इनकी कुछ बात बताना चाहूंगा, दोनों भैया, इन भैयन की, इन सर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न मिला हुआ है। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन्हें अवार्ड तो बहुत सारे मिले, पर 2 अवार्ड इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण कब मिला था, 1992 में। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। और भैया इन्हें भारत रत्न मिला था भैया 2015 में। इन दोनों डेटों को याद रखना, कई बार पेपर में ये डेट पूछ ली गई है। पद्म विभूषण कब मिला, 1992 में, और भारत रत्न कब मिला, 2015 में। आगे बात करता हूं, इसकी कुछ परियोजना है। इनकी 2 परियोजना इतनी बड़ी परियोजना जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एक परियोजना इनकी भैया, देखो मैं नाम लिखता हूं, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है। नंबर 1 पहली परियोजना स्वर्णिम परियोजना, पेपर में कई बार पूछ लेगी। ये स्वर्णिम परियोजना किसने चलाई थी भाई। इस परियोजना का मतलब क्या था, इनको ना रोडों से बहुत ज्यादा प्यार था, ये रोड बहुत बनाना चाहते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में खूब रोड बनाए। कहते हैं कि जितने शेरशाह सूरी ने अपने कार्यकाल में रोड बनवाई ना, उसकी तुलना इनसे करी जाती है कि शेरशाह सूरी ने अपने कार्यकाल में जितने रोड बनाए, उतने ही इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या बनवाई, रोड बनवाई। इनका एक प्रोजेक्ट था GQ प्रोजेक्ट, ठीक है भाई, याद रखना। GQ प्रोजेक्ट स्वर्णिम परियोजना किसने चालू करवाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू करवाई थी। और इसका इन्होंने क्या किया, दिल्ली कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता और आपका चेन्नई और मुंबई, ये 4 सिटी इनमें जुड़ी हुई थी भाई इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम परियोजना किसने चलाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। रोड का कंस्ट्रक्शन था किन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। क्लियर। उसके बाद में आप बात आती है लोकसभा के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए, लोकसभा में ये कितनी बार वो बने गए, लोकसभा में टोटल गए थे 9 बार। कितनी बार गए थे लोकसभा में, ये कै बार बने थे लोकसभा में, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में कितनी बार चुने गए थे, ये 9 बार चुने गए थे। उनके बाद में आगे इनके छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं। इनके बाद इन्होंने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। कौन सी, सर्व शिक्षा, ये भी पेपर में पूछा, सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान इन्हीं ने चलाई थी भाई साहब। इन्होंने चलाई 2001 में। सर्व शिक्षा एक पेंसिल सी होती है, हर सरकारी स्कूल में चले जाइए, एक लड़का लड़की यहाँ बैठो, एक लड़का लड़की यहाँ बैठो। कब प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, सरकारी कॉलेज जो होते हैं ना, वहाँ पेंट में सर्व शिक्षा अभियान का तुम्हें मिलेगा। 6 से 12 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान किसने चलाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया। कब चलाया, 2001 में। इसमें संविधान संशोधन भी हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, याद रखना, संशोधन
संविधान संशोधन। सर्व शिक्षा अभियान कब चला? 2001 में चला। संविधान संशोधन के कौन से भाग में है? वो 86वें संविधान संशोधन में भाग में है। ठीक है। जो मनमोहन सिंह है ना, मनमोहन सिंह इन्हें पता है क्या कहते थे? मनमोहन सिंह इन्हें कहते थे भीष्म पितामह। मनमोहन क्या कहते थे इन्हें? मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, वो इनको क्या कहते थे? भीष्म पितामह। किसके? राजनीति के। ये भीष्म पितामह की तरह थे, भीष्म पितामह की तरह थे। ये भीष्म पितामह की तरह बोला था। ये क्वेश्चन आ गया है कि मनमोहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बोला है, तो इसका आंसर था भीष्म पितामह कहा गया है। क्लियर। इनकी 3 ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। 3 रचना ऐसी हैं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं, तो उनके मैं नाम लिख दे रहा हूं कौन कौन सी रचनाएं। देखो, पहली है अमर आग है। अमर आग है, ये पेपर में कई बार आई है। अमर आग के लेखक कौन है? तो अमर आग के लेखक है तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कुछ लेख कुछ भाषण, दूसरा कुछ लेख और कुछ भाषण। भाई साहब ये भी इन्हीं की लेख है। और एक और है भैया जो इंपोर्टेंट है, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की रपटीली राहें। भाई साहब ये इनकी तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ रही है। कुछ लेख कुछ भाषण और राजनीति की रपटीली राहें, इन्हें आप अच्छी तरीक़ा से याद रखना। क्लियर। ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर है, ये याद रखना। ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। अब देखो, जब 1999 का युद्ध हो गया ना, 1999 का युद्ध खत्म होने के बाद में पाकिस्तानी जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो भारत आए। इन्होंने सन 19 फरवरी सन 1919 में 19 फरवरी 1919 में इन्होंने क्या कहा? सदाए सरहद के नाम से क्या चलाई थी? बस सेवा चलवाई थी। कहाँ से? दिल्ली से लाहौर। याद रखना, लाहौर। दिल्ली से लाहौर क्या चलाई गई थी? सदाए सरहद नाम से बस सेवा चलाई गई थी। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इन्होंने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो इन्होंने 2005 को इन्होंने क्या किया? राजनीति से संन्यास ले लिया था। क्लियर है भाई साहब। 2005 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। और 16 दिसंबर 2018 को इस महान विभूति की 16 दिसंबर 2018 को इनकी क्या होगी भाई साहब? मृत्यु हो गई। याद रखना, क्या हुई थी? मृत्यु होगी। 16 दिसंबर 2018 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है भाई साहब। अब एक क्वेश्चन और है, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इस बार कौन सी भी जयंती बनाई गई? 2022 में अटल बिहारी वाजपेयी की कौन से नंबर की जयंती बनाई गई? तो बड़े भैया ये बनाई गई थी 98वीं जयंती बनाई गई। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी की 2023 में कौन सी जयंती बनाई गई? तो 98वीं जयंती बनाई गई। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इनके नाम, भाई जब ये बहुत बड़े काम करे, इन्होंने देश में इतना काम किया, तो कुछ जगह के नाम बदले, कुछ जगह के क्या हो? नाम बदले। वो इंपोर्टेंट नाम बता रहा हूं जो पेपर में भर भर के आए हुए हैं। क्लियर भाई साहब। चलो जी देखते हैं कौन कौन से नाम बदले गए। नाम बदले गए। एक तो रोहतक टनल। क्या है भैया? रोहतक टनल जो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतास टनल। रोहतास टनल का नाम क्या रख दिया गया भाई साहब? अटल टनल रख दिया गया। अटल टनल। रोहतास टनल है कहाँ पर? ये है भाई आपके हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, याद रखना। रोहतास दर्रा कहाँ पर है? रोहतास टनल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसका नाम क्या? अटल टनल है। अब क्लियर भाई। इकाना स्टेडियम, ये कहाँ पर है आपके? इटाना स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है भैया। ये लखनऊ। इनका नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी बीजेपी स्टेडियम। अटल बिहारी बीजेपी स्टेडियम रख दिया गया। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन है आपका भैया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या रख दिया गया? अटल स्टेशन। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन रख दिया गया भाई साहब। क्लियर? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे ग्वालियर से चंबल के लिए जो एक्सप्रेस वे है, चंबल एक्सप्रेस वे है भाई साहब, एक्सप्रेस वे, उसका नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे। क्लियर है? ग्वालियर चंबल वाले का नाम क्या, किन के नाम पर रख दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही उसका नामकरण कर दिया गया। एक है नया रायपुर। नया रायपुर कहाँ पर है? ये है नया रायपुर। ये कहाँ पर है? नया रायपुर नया रायपुर रायनगर। क्लियर? रायपुर नगर, इसका नाम क्या रख दिया गया? ये कहाँ पर है भैया? आपके नया रायपुर नगर है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन आ जाता है ये, छत्तीसगढ़ में। तो ये कहाँ पर है? अब इसका नाम क्या कर दिया? अटल नगर। क्लियर है भाई साहब? अगला है बुलंदखंड एक्सप्रेस वे। क्या? बुलंदखंड एक्सप्रेस वे। बुलंदखंड एक्सप्रेस वे, इसका नाम क्या रख दिया गया? अटल पथ। क्या रख दिया गया? अटल पथ। और भैया साबरमती घाट का, साबरमती जो घाट है, साबरमती घाट, इसका क्या कर दिया? अटल घाट। ये नाम बदले भाई, ये जो इंपोर्टेंट है, जो पेपर में आए हुए हैं। देखो फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। रोहतास टनल, इसका नाम क्या कर दिया? अटल टनल। कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में। इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। इकाना स्टेडियम का नाम क्या रख दिया? अटल बिहारी स्टेडियम। उसके बाद हबीबगंज का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी स्टेशन। ग्वालियर से चंबल के लिए जो एक्सप्रेस वे जाता है, उसका नाम क्या बदल कर रख दिया? ग्वालियर में अटल बिहारी चंबल एक्सप्रेस वे। अटल बिहारी चंबल एक्सप्रेस वे। साबरमती घाट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल घाट कर दिया गया। बुलंदखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदल कर दिया गया अटल पथ। नया रायपुर नगर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अटल नगर कर दिया गया। तो भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। और अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, डाटा अच्छा लगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा ना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूँ नई टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद जय भारत।